तो गुड मॉर्निंग। हम लोग आज एक दवा को इंडिविजुअल मेडिसिन के माध्यम से हम लोग ये देखने कोशिश करेंगे कि दवा के अंदर में जो लक्षण का डिस्क्रिप्शन है मेट्रिया मेडिका में उसको उसको किस आधार पर हम लोग रूब्रिक्स के माध्यम से भी देखें और रिपर्टोरियल अप्रोच में भी हो, क्योंकि रिपर्टरी और मेट्रिया मेडिका को साथ साथ लेकर के चलना हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आज हम एक दवा के इतिहास के साथ में हम लोग आज मेडिसिन को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें यह देखने का कोशिश करेंगे इस दवा का एंट्री होम्योपैथी में कैसा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और इसके जो जनरलाइज्ड सिम्टम्स हैं उसका कितना इम्पोर्टेंस हम लोगों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में है। तो आज बहुत छोटी सी दवा है, लेकिन इसका महत्व हमारे होम्योपैथी के लिए बहुत ही ज्यादा है। इस दवा के लिए कहानी के रूप में मैं शुरू करना चाहूंगा। यह एक कहानी है ऐसी दवा जिसने पूरे दुनिया को कुछ सोचने का, दवा के संबंध में, रोग के संबंध में, बीमारी के संबंध में सोचने का नजरिया को बदल दिया। समाज समुदाय के, मेडिकल समुदाय के, होम्योपैथी, एलोपैथी, इंटायर मेडिकल साइंस के इतिहास में बदलाव लाने का जो कंट्रीब्यूशन मिला इस दवा का था। और एक बार नहीं, कई एक बार यह दवा जो है तो हम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। और इसे मैं शुरू कर रहा हूँ एक जेसुइट बार्क के रूप में, है ना। जेसुइट बार्क एक कहानी है जो कि जेसुइट बार्क का कहानी जो है तो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही उत्साहजनक है। और जैसा पास्चर का डिस्कवरी हुआ था, फ्लेमिंग का डिस्कवरी पेनिसिलिन के रूप में हुआ था, उसी तरह से यह जेसुइट बार्क का भी डिस्कवरी का एक बहुत ही अनूठा कहानी है। यह कहानी जो है सो एक घाटी में किनारे और पहाड़ियों के बीच में पेरू पर्वत जो हैं उसके घाटियों पर बसे हुए एक छोटे से गांव से शुरू होता है, जहाँ की डिजीज जो है सो जनरली माना जाता है कि बहुत ही शुद्ध है और वहां पर नेचुरली वहां पर डिजीज नहीं ऑफर करती। लोगों का यह मान्यता था कि इतना साफ सुथरा जगह है, इतना क्लीन हाइजीनिक प्लेस है, यहाँ पर रोग नहीं हुआ करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में लोग वहां जीते थे और जब भी कोई रोग होता था तो उसे नेचुरल कारण या प्राकृतिक कारण नहीं मानते, कोई दैविक या आपदा या कोई ऐसा अननेचुरल कॉजेशन ही माना करते थे। तो कहानी एक पेरू पर्वत के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको इंडियन बोला जाता था। आपको याद होगा जो जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है उसको लोग सभी को इंडियन ही कहा करते थे, लेकिन वह यह हम लोग का इंडिया नहीं है, ये आपको पेरू जगह का है। और वहां पर एक ट्राइब, एक आदिवासी जनजाति रहा करता था, जहाँ की कभी कभी एक जंगल बुखार माने जंगल फीवर के रूप में हाई फीवर आया करता था, जो काफी कॉन्टेजियस और काफी महामारी के रूप में माना जाता था। और उस गांव की यह प्रथा थी, यह जो है सो महामारी हो गया है तो जैसे ही हो जाता था तो उस आदमी को जो जिसको ये प्रकोप हुआ है उसको गांव से निकाल दिया जाता। यह एक है क्योंकि ये लोग अननेचुरल कॉजेशंस के रूप में लेते थे जिसका कोई कारण लोगों को जानकारी नहीं था। तो उस जमाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह से एक व्यक्ति को गांव से निकाल दिया गया। वो लुढ़कते हुए, लंगड़ाते हुए, ठेवने के बल जंगल में चला गया और डेलेरियम के अवस्था में था, पानी की खोज में था, काफी प्यास लग रहा था और पानी इतने प्यासा था उसे लग रहा था कि पूरा लाइफ वहां पर समाप्त हो जाएगा।
उसी समय में उस आदमी को एक छोटा सा पानी का एक पॉन्ड दिखाई पड़ा, और वह आदमी जो है सो वो पॉन्ड जो था उसमें एक पेड़, कटा हुआ पेड़ गिरा हुआ था। तो वह इतना प्यासा था कि उसने नहीं सोचा कि कैसा पानी है, पीना चाहिए। जब आदमी को प्यास इतनी तेज होती है तो सारा सोच खत्म हो जाता है। लेकिन तो वह उस आदमी ने उस पानी को पिया। पानी बहुत ही पीता था, लेकिन पीने के उसमें क्योंकि प्यासा था तो प्यासा होने के कारण उसने पूरे पानी को भरपेट पिया, और पीने के बाद में वहां पर उसी पॉन्ड के किनारे में वह लेट गया। और लेट गया, उसके बाद में धीरे धीरे जब उसकी नींद हुई तो उसको अपने को काफी स्वस्थ महसूस किया। उसके बुखार उतर गए थे और अपने आप को काफी हेल्दी महसूस कर रहा था। और कुछ 1-2 दिन रहने के बाद में फिर वह अपने गांव पर लौट करके गया। गांव वाले ने तो पहले उसको भूत समझा, मुर्दा है, जग करके आ गया है, लोगों ने डरा। लेकिन जब गांव के बड़े बुजुर्ग और वहां के पृष्ठ लोगों ने जब उसको देखा तो लोग काफी अचंभित हुए, और सभी ने उस कहानी को सुना कि कैसे वह ठीक हुआ। उसको हीलिंग वाटर के रूप में लोगों ने उसमें कहानी सुनाया कि अब जो पानी है उसके अंदर में ठीक करने का, रोग ठीक करने का शक्ति है। ये कहानी उस व्यक्ति ने उसको सुनाया। गांव के जो बुजुर्ग हैं और फादर्स हैं, वो लोग जो है सो जंगल में गए और उस पॉन्ड को उन्होंने देखा, वहाँ का पानी का टेस्ट किया और उसको पहचानने का कोशिश किया कि क्यों यह पानी पीता है। जब उन्हें पेड़ नजर आया तो पेड़ को के छाल को टेस्ट करके देखा, वह काफी पीता लगा। तो लोगों को लगा कि यह पेड़ के कारण ही यह पानी का स्वाद जो है तो पीता हो गया है, और उसके कारण तो लोगों ने उसके पेड़ के छाल को लोगों ने अपने पास में ले करके गए और उसको पाउडर बना करके पीस करके उन लोगों का देना शुरू किया जिसको ऐसा बीमारी हुआ करता, और सभी उससे ठीक होने लगे। तो यह एक शुरुआत है, बुनियाद है। पेड़ के छाल से जो पानी, पेड़ के छाल से जो बना हुआ जो दवा है वह बहुत ही फेमस होने लगा, और इतना फेमस होने लगा कि पूरे यूरोप में इस छाल को लोग आने लगे। और क्योंकि ये जो था वहाँ के जेसुइट फादर के द्वारा खोज किया गया था, ये 16वीं शताब्दी की बात है, तो उसको इस समय में इस छाल का नाम, इस पेड़ का नाम जेसुइट फीवर बार्क रख दिया गया। जेसुइट फीवर बार्क माने जेसुइट के द्वारा बुखार को ठीक करने वाला पौधा, पेड़ का बार्क, इसको नामकरण किया गया और काफी फेमस हुआ, और लोग दूर दूर से आकर के इसको लेने लगे और उससे ठीक होने लगे। ये स्पेनिश जेसुइट क्रिस्ट जो है सो ये सीखने के बाद में फिर यूरोप के बहुत सारे डॉक्टर आए और उन्होंने मलेरिया, इस बुखार पर जांच किया तो कहा कि ये मलेरिया टाइप का बुखार है, और इसे उस गांव के बहुत सारे पेड़ को काट करके ले गए यूरोप में और सभी जगह पर इसका प्रचार प्रसार होने लगा। और वहां की एक महारानी थी जिसका नाम था काउंटेस ऑफ सिनकोना, बहुत ही पॉपुलर लेडी थी यूरोप की, और वह इसको प्रमोट करने लगी, इस बार्क को, और लोगों को इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करवाने लगी। इसीलिए इस बार्क का नाम जो है तो बाद में सिनकोना बार्क रख दिया गया। उसके सम्मान में, उसके पॉपुलर के आधार पर इस बार्क का नाम जो है तो इस पौधे का नाम सिनकोना रख दिया गया। तो रिमेन द बार्क सिनकोना बार्क, सिनकोन के नाम पर सिनकोना बार्क, और आज यूरोप में सभी कोई सिनकोना बार्क के नाम से इसे जानते हैं। सिनकोना बार्क जो है सो वास्तव में परवियन बार्क है और एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पेड़ है, जो कि 30 से 60 फीट लंबा पाया जाता है, और ब्राइट ग्रीन और अंडाकार पत्ते होते हैं। इसके फूल जो होते हैं तो गहरे लाल रंग के होते हैं, और
सेपेट कोरोला और 5 पेटल्स इसके अंदर में पाए जाते हैं और बीच में पैनिकल्स जो होते हैं जो काफी सुगंध उसमें हुआ करता है। और ये खास करके पहाड़ियों में और ईस्टर्न स्लोप पर एंड्स और पेरू में, बोलिविया, इक्वाडोर और वेनेजुएला में पाया जाता है। और सिंकोना के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे मॉइस्चर की जरूरत है। हाई एल्टीट्यूड में ठंडा, रात ठंडा होने जहाँ पर ज्यादा ठंडा होता है और ये उस जगह पर ये ज्यादा पाया जाता है। फिर धीरे धीरे ये 17वीं शताब्दी के बाद में यह पौधा जो है तो आपको दूर देशों में भी जाने लगे और उन जगह पर काफी उपयोगी होने लगा जहाँ की ये यूज होता था, खास करके इंडिया, सिलोन, अफ्रीका, इंडोनेशिया और जावा में, है ना। इसका काफी प्रचार हुआ और आज हम लोग के देश भारत में भी आपको सिनकोना के पौधे पेड़ मिलते हैं। 1820 में इसके फ्रेंच मैन इसके बार्क को आइसोलेट किया, उसमें से एल्कोलाइड निकाला जिसका नाम क्विनाइन पड़ा, है ना। ये क्विनाइन का केमिकल फार्मूला है और बहुत कम क्वांटिटी में देखा गया कि क्विनाइन जो है तो मलेरिया फीवर को ठीक करता है और लार्ज क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में क्विनाइन को यूज कीजिएगा तो मलेरिया को ठीक कर देता है। और लार्ज क्वांटिटी में लेने से इसको डीपनेस, कान में बहरेपन और आंख और कान दोनों को प्रभावित करता है और किसी किसी को तो मौत भी हो जाता है। यानी कि सिनकोना का जो लो डोज में फीवर को ठीक करता है, वही हाई डोज में यह डीपनेस और ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है। देखिए, कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, उसके दो आयाम होते हैं। एक आयाम होता है उसके क्वांटिटी बेस्ड होता है, एक क्वांटिटी में वह बहुत बड़ा मेडिसिनल वैल्यू होता है और दूसरे क्वांटिटी में वह पॉइजनस वैल्यू होता है। तो एक ही सब्सटेंस के अंदर में मेडिसिन और पॉइजन दोनों हुआ करते हैं। उस सब्सटेंस के यूज पर, उस चीज के कैसे आप व्यवहार करते हो, उसके आधार पर उस सब्सटेंस को हम लोग उसका यूज, उसका लाभ और हानि को जान सकते हैं, उसका पॉइजननेस और मेडिसिनल वैल्यू को जान सकते हैं। तीसरी बात यह भी होती है, किसी की सब्सटेंस का हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होता है ना। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है तो मेडिसिनल वैल्यू से थोड़ा सा यह मेंटेनेंस का काम करता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू को कहते हैं मेंटेनेंस वैल्यू करते हैं। तो हम लोग के बहुत सारे मेडिसिनल सब्सटेंस हैं जो कि हम लोग उसको आम जीवन में हम लोगों के भोजन के रूप में प्रचलित है। जैसे हम लोग प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, मूली खाते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं डेली यूज में, तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी कि लाइफ को मेंटेनेंस का है। लेकिन इसके जैसे नमक भी है उसके अंदर में, इस सब का न्यूट्रिशनल वैल्यू है। लेकिन उस न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऑप्टिमम आपके जीवन का जितना आवश्यकता है उससे थोड़ा सा अधिक ले लेंगे या कम ले लेंगे तो दोनों हालात में वो आपका रोग का कारण बन जाता है ना। कम ले लेंगे तो डेफिशिएंसी का आ जाएगा और ज्यादा ले लेंगे तो आपको उसका पॉइजन का इफेक्ट होगा और उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए आपको फिर उसके मेडिसिनल अप्रोच में यानी कि लो वैल्यू में जाना पड़ता है। यही लॉ ऑफ सिमिलिया का हम लोगों का होम्योपैथी का आधार भी बना और डॉक्टर हेनीमैन को भी इसी चीज को ऑब्जर्वेशन खास करके इस मेडिसिन के माध्यम से हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि यह दवा जो है तो 2 बार इतिहास को बदला है। पहली बार तो जेसुइट बात के रूप में लोगों को यह बताया कि रोग का कारण जो है तो वह ये कोई बाहर से का चीज नहीं है, भूत प्रेत का चीज नहीं है, यह एक इसी नेचर के कारण ही होता है और उसका इलाज भी यही पर होता है ना। और दूसरी बात डॉक्टर हेनीमैन को के द्वारा लोगों ने जाना कि सिमिलिया के आधार पर दवा देने से यह ठीक हो जाता है। इसलिए कहा कि इस दवा के इतिहास में 2 इतिहास छुपा हुआ है, एक होम्योपैथी का इतिहास और एक मेडिसिन का इतिहास इस चाइना ऑफ ईस्ट के पास में है। हेनीमैन ने इसका जो पहला प्रूविंग किया वह था
सिंगल ड्रग्स इन मॉडरेट डोज, और इससे उनको लगा कि इफेक्टिव क्योर होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये का, और खास करके उस समय की बात है जब डॉक्टर हैनीमैन दूसरे चिकित्सा पद्धति से थोड़ा सा डिससेटिस्फाई और नई पद्धति की खोज में, नई दवा के खोज में, क्योंकि ये इनका माइंड स्ट्रक्चर था, उस किताबों का अध्ययन कर रहे थे और उसको ट्रांसलेट भी कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। तो वैसे में इन्होंने उनको कुलेंस का मैथमेटिका को पढ़ने का, और कुलेंस के मैथमेटिका में इस दवा का विस्तृत जानकारी दिया हुआ है ना, विस्तृत जानकारी। और इसको और उसके अंदर में यह लिखा हुआ है कुलेंस के मैथमेटिका में, एक्ट क्यूरेटिवली ऑन बिकॉज ऑफ इट्स ऊपर में तीतापन ज्यादा आता है, तो उसके कारण यह जो है सो क्यूरेटिव इफेक्ट होता है। इस चीज को जांचने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने स्वयं पर इसका प्रयास किया, मेडिका और डॉक्टर कुलेंस का है। तो 1790 में, ये 1790 की बात, डॉक्टर हैनीमैन मैथमेटिका और कुलेंस मैथमेटिका को ट्रांसलेट करके इंटरमिटेंट फीवर में लिखा था, स्ट्रेंथनिंग पावर दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द स्टोमक। बुक्स which made him doubt of the truth ability, है ना। क्यूलेंस ने ये लिखा है, स्ट्रेंथनिंग द पावर, और इससे अच्छा और भी अध्ययन। हैनीमैन वाज इंस्पायर्ड, इससे आकर्षित हुए, और वह कुलेंस के सजेशंस के ये के आधार पर ये अपने शरीर पर लिए, है ना, उन्होंने लिया। हैनीमैन को यहाँ पर कुलेंस का यह थ्योरी सही नजर नहीं आया, ताकि पेट के कारण नहीं होता है, पेट पर प्रभाव के कारण नहीं होता, ये जो है तो दवा जो है तो ये पर्वियन बार्क जो, तो ये टॉनिक का, स्टोमक का टॉनिक नहीं है, कि यह आपको सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, उसी के कारण है ना। मलेरिया जैसा बुखार उत्पन्न करता है, उसके कारण ऐसा होता है, ऐसा खोज, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन एक स्वस्थ शरीर पर प्रूविंग कर रहे थे, अपने शरीर पर प्रूविंग, और कुलेंस का जो प्रूविंग था वह हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर नहीं था, वह डिजीज पर्सनल पर। क्लिनिकल सिम्टम्स है, क्लिनिकल सिम्टम्स यानी कि रोगी के में उत्पन्न हुआ, और एक स्वस्थ शरीर पर जो मैथमेटिका प्यूरा में प्रूविंग का सिम्टम्स है, दोनों में अंतर है, और दोनों को ध्यान में रख करके ही आप दवा का अध्ययन किया कीजिए, ठीक है ना। तो एक्सेप्टिंग को छोड़ करके, आई नो दैट मेडिसिन हैज बीन more and often employed to the injury of mankind than the सिंफोना। कहा कि इतने सारे व्यवहार हो गए, और ओपियम के छोड़ करके इस मानव सभ्यता को सिंफोना बार्क से जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और शायद किसी दवा से नहीं हुआ होगा। ये कितना बड़ा चैलेंज हैनीमैन ने पूरे मेडिकल साइंस के, और इसी चैलेंज के कारण डिसरिगार्ड किया, इनका क्रिटिसाइज किया, इनको समाज से as perfectly innocuous, but the whole beneficial medicines in almost all morbid states, particularly where debility was observed and was often prescribed in large doses several times a day for many weeks and even months together. बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हुए सभी स्थिति लोगों ने आंख मूंद करके एकमात्र दवा का इस्तेमाल करते रहे, वह था सिंफोना बार्क। हाँ, ये अधिकांश बीमारियों में बुखार तो रहता ही है ना, और कमजोरी रहता ही है, तो ये सभी बीमारियों में सिंफोना बार्क
लेकिन जब आपका केमिकल प्रूविंग से और इसको देखा गया तो कहा कि जब लार्ज डोजेज में दिलाया जाएगा तो आदमी का आंख खराब कर दे रहा है, कान खराब कर दे रहा है और बहुत से लोगों का मौत हो जा रहा है। इस चीज को कोई नहीं देख रहा है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन को जानने का प्रयास करना डॉक्टर का कर्तव्य होता है। ये डॉक्टर हैनीमैन ने ऑब्जर्व किया। आइए हम लोग आज हैनीमैन के द्वारा जो जाना हुआ जानकारी है वह हम लोग देखने जा रहे हैं। मैंने क्या इसको देखा, कहा कि ये जो है किसी भी मेडिसिन का एक अपना सेंसिटिविटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, किस तरह के व्यक्ति पर ज्यादा ये काम करता है। तो जो आदमी बहुत सेंसिटिव होते हैं, यानी कि आर्टिस्टिक नेचर के आदमी होते हैं, इनको की बहुत अच्छे रंग अच्छे लगते हैं, रंग को महसूस कर सकते हैं, पेंटर हैं जिनके पास में सेंस का ब्यूटी 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 का, वो लोग पर ये सिंकोना जो है तो काफी अच्छा है कि सिंकोना बहुत ही सेंसिटिव टाइप के पर्सनैलिटी है और सेंसिटिवनेस ही जो है तो इसका प्राइम फैक्टर बनता है सिंकोना बार के इस्तेमाल के लिए। रिजर्व डिस्पोजिशंस, और जो भी सेंसिटिव व्यक्ति होंगे वो बातूनी नहीं होते हैं, वो ज्यादा बोचाल नहीं होते हैं, वो काफी रिजर्व होते हैं, चुपचाप रहते हैं और अपने आप को, अपनी भावनाओं को कविता में, पेंटिंग में, अपने क्रिएटिविटी में दिखलाते हैं, है ना, अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से वो करते हैं। तो जो और जो भी जो आर्टिस्टिक टाइप के आदमी होंगे उनकी क्रिएटिविटी, उनके अंदर में क्षमता बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। और ये जो है तो इसे कहा जाता है कि कभी कभी सिंकोना से बात करना कि वह बोल भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, वो है ना। एवर्सन टू सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट, और सेंसिटिविटी के कारण क्या होगा, इनका कॉन्टैक्ट जो होता है, तुरंत दोस्ती होगी तो बहुत गहरा दोस्त बन जाएगा, दुश्मनी होगी तो बहुत बड़ा दुश्मन होगा, ठीक है ना। सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट नहीं, ऊपर ऊपर पूरा गहराई में जाने का करते हैं। जो भी सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं, कंसंट्रेशन होता है वो बहुत जाते हैं। इसीलिए इसके लक्षण में देखिए, फिजिकल इसका डीप कॉन्टैक्ट को इसके सिम्टम्स में देखिएगा, इतने गहरा दोस्त होते हैं और इतना पकड़ के रखते हैं कि इनको कहते हैं कि इनके लक्षण जो होते हैं ना, पेन होते हैं ना, वो हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है। सभी कुछ बहुत बढ़िया चाहिए, सभी कुछ बेस्ट चाहिए, तो हार्ड प्रेशर इसका फिजिकल ट्रांसलेशन हो गया। सिंकोना बार्क का जो सिम्टम्स है, सिंकोना मेडिसिन का जो लक्षण है, उसमें पेन है या कोई भी चीज है, वह डीप प्रेशर से काफी आसान मिलता है। जो है सो इसके लिए इम्पॉसिबल होते हैं, और जो व्यक्ति सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट में आने का कोशिश करते हैं उनके प्रति इनके अंदर में काफी गहरा संबंध भी बनता है और दुश्मनी भी बनता है। दिस इज द आउटकम ऑफ द सिंकोना बार सेंसिटिविटी, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर, निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा होगा, ये अंदर में डे ड्रीमिंग टाइप के पर्सनैलिटी होंगे, है ना, पॉजिटिव और उसके वंडरफुल और उसके अंदर में सोचने का, उसके अंदर में खूब वो होते हैं और इतने ज्यादा नॉलेज इनके पास में होता है कि नहीं कर सकते। और द सेम पैटर्न कैन occur during the day when they are disturbed or in नेचुरल म्यूट जस्टिस का उल्टा है ना। नेचुरल म्यूट तो वहां पर जा करके ड्वेल करता है, लगता है कि वहां पर जा करके वह एक रिव्यू में है, लेकिन लॉस करके बढ़ जाता है। एक्सटर्नल इंप्रेशन, बाहरी प्रभाव, इनर लाइफ क्या,
इतना ज्यादा थकावट हो जाता है, तो फिर वो इरिटेबल करके इंसल्टिंग और एब्यूसिव हो जाएगा और सब काफी। और जब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं का बांध टूटता है तो ये लोग वाइल हार्ड प्रेशर, थोड़ा सा टच नहीं है ना, थोड़ा सा संबंध नहीं, पूरा गहरा, तो लिस्ट टच एग्रेवेट, थोड़ा सा टच से एग्रेवेट करता है। एक्सट्रीम सच कोल्ड विंड एयर लिस्ट नॉइज इज एक्सपीरियंस एट पेनफुल, लेकिन जोर का आवाज अच्छा लगता है। टिंटिनियस कान में, ओवर सेंसिटिव टू ऑर्डर कुकिंग ऑर्डर एंड फूड एंड टोबैको, लेकिन जब उसके अंदर में चले जाते हैं तो वहां पर वो अच्छा लगने लगता है ना। फुल ऑफ प्लान, इनके दिमाग में बहुत एट द नाइट, दिमाग में क्लैरिटी स्पष्टता होगी, खास करके शाम और रात में जब अकेलापन होता है, नींद के पास रहते हैं, और इस एक्टिविटी ऑफ थॉट्स के कारण, माइंड के कारण इनको सोना मुश्किल हो जाता है, नींद भी है, और नींद नहीं आती है तो फिर इनको डेल्यूजन, इनके अंदर में भी आप भरमार देखिएगा, इज अनफॉर्चुनेट, है ना, बहुत डीपली सोचता है वो आदमी को, निराशा तो बहुत होगी, तो वो अनफॉर्चुनेट अपने आप को एक भाग्यहीन समझने लगता है, और दुनिया के प्रति उनकी दुश्मनी बढ़ती जाती है। और इस के बाद में फाइनल पैथोलॉजी क्या होता है? उदासी और सैडनेस आते हैं, काफी भयंकर बीमारी से वह पीड़ित हो जाते हैं, वह क्रॉनिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ट लोगों ने देखा, सच स्लाइट सच एग्रावेट्स एलिमेंट्स आफ्टर लॉस ऑफ द, है ना, जिंदगी से इतने कोई भी डिस्चार्ज फ्लूइड लॉस हो जाएगा काफी, तो उससे काफी कष्ट बढ़ जाते हैं, जैसे कि हेमोरेज हो गया, एक्सेसिव नए औरत जो बच्चा होता है, दूध इतना ज्यादा होता है कि पूरे शरीर से पानी निकल जाता है, डायरिया से होता है, काफी पसीना हो जाने के कारण, वॉमिटिंग हो जाने के कारण, और एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण, हस्तमैथुन के कारण भी इसके काफी जो डिस्चार्ज होता है, उसके कारण कोई भी बीमारी अगर पैदा होता है तो आपको कोई भी डिस्चार्ज, शरीर से कोई भी फ्लूइड निकलता है तो वह ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, तो उसके कष्ट जो है तो बढ़ जाता है। फिर भूख लगती है, थोड़ा बोड़ा नहीं, ये कैनाइन हंगर है ना, राक्षसी भूख देता है, खासकर रात में और रात में उठ करके ये खाने की आदत है, और आराम जो है, दर्द जो है, तो बेंडिंग डबल, थोड़ा सा दबाने से, उसको जोर से दबाने से इनके कष्ट जो है तो आराम मिलता है। हेडेक, हेडेक कैसा होगा? काफी तीव्र होगा, बस्टिक पेन, फेस थ्रॉबिंग ऑफ हेड एंड कैरोटिड, ऑसिकुट तक चला जाता है, होल्ड पूरे सिर में चला जाता है, सिटिंग और लाइंग मस्ट स्टैंड इरेक्ट एंड वॉक, lasting long congestive headache and sleepiness and noise, कानों में भी इसका प्रभाव होता है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन द नेचर और इसके एक्सटेंशन, तो आप कहाँ बुखार और कहाँ अंधापन और कहाँ बहरापन, ये सारे चीज का मिश्रण एक दवा के अंदर में आप देख रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पसीना दिन रात होता है, खास करके सोए हुए में और चादर ओढ़े हुए उस समय में, और आंख बंद करने में भी पसीना हो जाता है। एक और अच्छा लक्षण इसमें दिखलाई पड़ता है कि एक पैर ठंडा है, दूसरा पैर गर्म है, एक हाथ गर्म है, एक दूसरा हाथ ठंडा है। इसके शरीर के जो अंग हैं वह ब्लड सर्कुलेशन और सिक्रेशन में ये ज्यादा पाया जाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्प्लीन, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों जगह पाया जाता है। इसके कष्ट बढ़ते हैं, लॉस ऑफ फ्लूइड और टच, जहां से थोड़ा सा हल्का सा भी गति से, नॉइज पीरियोडिकली अल्टरनेट डे, होल्ड ड्राफ्ट विंड, ओपन एयर, ईटिंग फ्रूट्स, मिल्क, exertions, night and motion walk,
बेहतर आराम मिलता है इनको, हार्ड प्रेशर, लूजनिंग द क्लॉथ, बेंडिंग डबल, लाइंग डाउन एंड, आप कष्ट कोई भी हो, इतना बात को दिमाग में रखिए, फॉर्मूला इस दवा का आपके हाथ में होगा। इसके जो की फीचर हो गए, नर्वस एंड इरिटेबल पर्सन, sensitive and introverted, cannot express feeling easily, difficulty showing gratefulness or affection, touchy and easily offended, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, nervous capacity is on edge and sensibility to noise। इसके causations factor क्या क्या हैं? Fluid loss of onanism, masturbation के कारण, chill, anger, coryza suppressed, चाय, अल्कोहल और मरकरी के कारण बीमारी आ सकती है। ये इसके की फीचर्स हो गए। तो ये चाइना को टेस्टिस ने फेरम ग्रुप में रखा है। फेरम मतलब कि आयरन ग्रुप में रखा है, जहाँ की प्लम्बम है, फॉस्फोरस है, कार्बोएनामिलिस है, पल्सेट्रा, जिंकम और ऑल्फी दवा है, जिसका की ब्लड को अल्टर करने की कैपेसिटी है। उस जगह पर चाइना को भी स्थान मिला है और वह फेरम ग्रुप के अंदर में के द्वारा लिखा है। तो यही हम लोगों का अमेरिका है। मुझे लगता है कि पूरे चाइना ऑफिशियलिस्ट या जिसको सिंकोना बार कहते हैं या पर्वियन बार कहते हैं, इस छोटे से सिम्टम्स में आप इसके हजारों लक्षण को देख सकते हैं और नटसेल्स को अप्लाई करेंगे कहीं पर भी तो ये पूरे रिपोर्टरी में आपको दिखलाई पड़ेगा और इसी के माध्यम से हम लोग इस दवा के पास में आ सकते हैं। ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास था मेरा, आप लोगों को दवा का पढ़ने का तरीका, साथ में रिपोर्टोरियल अप्रोच इसमें खोजने का और जनरल सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके पूरी दवा को अपने दिमाग में रखने का, है ना। जनरल सिम्टम्स इसके हजार लक्षण में तो दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन इतनी बातें तो जरूर दिमाग में रह जाएंगी। हार्ट प्रेशर, सेंसिटिविटी तो जरूर रह जाएगा और जब हार्ट प्रेशर की बात आएगी तो आपका दिमाग चाइना की ओर तो जरूर चला जाएगा, है ना। हार्ट प्रेशर के अंदर में जो रूब्रिक्स है वह आपके दिमाग में भी चला आएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण तरीका है मैथमेटिका को जनरल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स के रूप में बांट करके पढ़ने का। तो इसके साथ में आज का ये लेक्चर मेरा समाप्त होता है। मैं इसी ढंग से और आगे बताता रहूंगा।